जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम हिंदी पाठ के अध्याय 13 जो 12वीं के छात्र और छात्रा के लिए अति महत्वपूर्ण है लेकर आए हैं और इस अध्याय का नाम है शिक्षा। और चूँकि पिछले अध्याय में हम शिक्षा के जो लेखक थे उसको पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम चर्चा कर दिए थे और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम सब शिक्षा पाठ का सारांश को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। शिक्षा जिसकी विद्या का नाम है संभाषण, तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा की विद्या क्या है, संभाषण है तथा इसके रचनाकार का नाम जय कृष्णमूर्ति जी है और इनके जो रचना किए हैं शिक्षा पाठ के जो लिखे हैं उनका नाम है जय कृष्णमूर्ति। लेखक मानते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसको पाकर मनुष्य अपने आप को पशु से अलग रखता है। जी बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा से ही द्वारा जानवर और मनुष्य में फ़र्क हो पाता है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज का निर्माण कर सकता है और जानवर तो समाज का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि शिक्षा से ही संस्कार देखने को मिलता है। जब किसी व्यक्ति में अगर शिक्षा प्रवेश करता है तो उसका स्वभाव, उसके बोलने के रंग रूप, उसकी अभिव्यक्ति सही बदल जाती है और वह अपने अनुसार समाज को बदलने का भी कोशिश करता है, समाज में कुछ नए कीर्तिमान रचने का भी प्रयास करता है, अर्थात समाज को भी शिक्षित करने का प्रयास करता है। इसलिए लेखक ने शिक्षा को एक माध्यम के रूप में बताने का प्रयास किया कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होता है जिनको मनुष्य अगर पा लेता है तो वह अपने आप को पशु से अलग रखता है और इसकी मदद से व्यक्ति जीवन के सत्य एवं सरल आदर्शों को भी अपनाता है। और चूँकि लेखक ने अपने इस संभाषण के माध्यम से कहा कि शिक्षक हो या विद्यार्थी, उनसे ये नहीं पूछना चाहिए कि वह शिक्षित क्यों हो रहे हैं। इस देश में कोई भी कुछ करता है तो उसके पीछे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो अति ही निंदा की विषय है। क्योंकि शिक्षक शिक्षा का काम करता है, पढ़ाने का काम करता है, एक विद्यार्थी पढ़ने का काम करता है, तो वह जो शिक्षा का जो माध्यम, शिक्षा को जो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, शिक्षक बताता और विद्यार्थी अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करता है, तो उन दोनों से ये व्यक्ति को के द्वारा नहीं पूछना चाहिए कि वह आखिर शिक्षित क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, पढ़ के क्या होगा, क्यों आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि जीवन क्या होता है, विलक्षण होता है, जीवन क्षणभंगुर होता है, जीवन कभी भी खात्मा हो सकता है। शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करता है। तो लेखक के द्वारा कहा गया कि शिक्षा ही एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करता है कि शिक्षा के सहारे ही हम अपने जीवन की सभी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। लेखक का कहना है कि हमें बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ भय का वास न हो, नहीं तो व्यक्ति का जीवन भी संकुचित हो जाता है। जी, अगर एक बच्चा को वैसा माहौल में रख दिया जाए जहाँ पर सिर्फ भय हो, जहाँ पर उसे मारा पीटा जाए, जहाँ पर उसे डराया धमकाया जाए, तो उसका जो स्वभाव होगा, उसमें जो शिक्षा ग्रहण करने की जो भावना होगी, उसकी जो मानसिक बुद्धि लब्धि जो बनेगा आने वाले समय में, तो वह बहुत कुंठित हो जाएगा। वह अपने जीवन में भय, चिड़चिड़ापन ही महसूस करते रहेगा। इसलिए लेखक अपने इस कथन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बचपन से ही ऐसा वातावरण में रहना चाहिए जहाँ पर न ही उसे भय सताए और न ही उसे डर लगे, क्योंकि जीवन में व्यक्ति को बचपन से ही व्यक्ति को और आगे बढ़ना पड़ता है और बहुत कुछ सीखने को जीवन में मौका मिलता है और उसकी महत्वाकांक्षाएं भी। और अगर कोई बच्चा अगर भय के माहौल में रहता है, भय के वातावरण में रहता है, तो उसकी महत्वाकांक्षाएं दब जाती है, उसकी इच्छाएं दब के रह जाती है तथा व्यक्तियों की जो मेधा शक्ति होती है, व्यक्तियों
के पास जो नॉलेज होता है वह भी दब जाता है। लेखक मेगा शक्ति के बारे में कहते हैं कि मेगा शक्ति वह शक्ति होती है जिससे व्यक्तियों के अंदर भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति रहती है। मेगा शक्ति अर्थात नॉलेज किसी व्यक्ति के पास अगर रहता है, ज्ञान रहता है, गुणवान व्यक्ति रहते हैं, गुणी व्यक्ति रहते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्तियों के अंदर में भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति रहती है। मतलब भय और डर नहीं रहता है और व्यक्ति सही से सोचने लगता है ताकि सत्य की वास्तविकता को पहचान सके। चूँकि लेखक के अनुसार यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी प्रश्न कर दिया जाएगा कि यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की है, तो यह कथन किस पाठ से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है सिपाही पाठ से लिया गया है। और यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध खड़ा है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध खड़ा रहता है। यहाँ पर बाप बेटा का विरोध खड़ा रहेगा, बेटा बाप के विरोध खड़ा रहेगा, एक पति पत्नी के विरोध खड़ा रहता है, पत्नी पति के प्रति विरोध में खड़ा रहता है। अर्थात एक दूसरे के विरोध करते रहता है कि तू क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है उसको नहीं करने से। मतलब सबका एक न एक यहाँ पर क्या है, इस संसार में सबका विरोध है। शिक्षा ही व्यक्ति को जीवन की सार्थकता को पहचानने का काम करता है और एक शिक्षित व्यक्ति के पास सामाजिक समस्याओं के निराकरण करने की क्षमता रहती है। क्योंकि जब कभी व्यक्ति के जीवन को ईर्ष्याएँ, वासनाएँ, भय तथा बुराइयां घेर लेती है, तो शिक्षा से ही इन सभी समस्याओं पर व्यक्ति निराकरण प्राप्त करते हैं। अतः यही कारण है कि मनुष्य को हर कीमत पर शिक्षित होना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति के गुलाम रहना हो, अपने जीवन में हो, तो आप शिक्षा से वंचित हो जाइए। अगर आपको गुलामी की जंजीर में नहीं जकड़ना हो, तो शिक्षा को ग्रहण करना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। शिक्षा का अर्थ क्या है एवं इनके क्या कार्य है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा का अर्थ संपूर्ण जीवन प्रक्रिया में सत्य को समझने में हमारी मदद से है। क्योंकि जीवन विलक्षण होता है और लेखक के अनुसार ये पक्षी, ये तारे, ये आसमान, ये सितारे तथा ये मत्स्य सब हमारा जीवन है, सभी हमारा जीवन है। जब हमारे जीवन में घोर निराशा घेर लेती है, तो शिक्षा ही इस निराशा को दूर कर पाता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने जीवन में बहुत ऊपर जा पाता है। अर्थात अपने जीवन में निराशा को दूर करने का प्रयास करता है अपने ज्ञान के बल पर, अपने सिद्धांतों के बल पर। और शिक्षा ही समाज के ढांचे को अनुकूल बनाने का भी काम करती है। शिक्षा से ही एक नया समाज का निर्माण होता है, एक नया समाज बन पाता है। आपको ध्यान ये रखना है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे मनुष्य को उसके जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, वह अपने शिक्षा स्वभाव, अपने अच्छे आचरण से उस समस्या पर क्या करता है, उस समस्या पर अपने आप को जीतने का प्रयास करता है। जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया। इस सारी दुनिया को ही लेखक के द्वारा जीवन कहा गया। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि जय कृष्णमूर्ति के द्वारा जहाँ तक दुनिया गई है, जय कृष्णमूर्ति ने उनको जीवन कहा। क्योंकि यह असीम तथा अगाध है। चूँकि यह एक विशाल साम्राज्य है। यह दुनिया क्या है, एक विशाल साम्राज्य है। यहाँ पर मतलब कोई किसी चीज़ का अंत नहीं है। जहाँ हम मानव कर्म करते हैं और अपने जीवन के लिए आजीविका को ढूंढते हैं, लेखक के द्वारा इस दुनिया को ही जीवन कहा गया। जहाँ तक जीवन जाता है, मनुष्य कोई अगर बिहार से अगर पंजाब जाता है काम करने के लिए, अपने
आजीविका को ढूंढने के लिए, तो वही वहाँ तक उसका जीवन हो गया। इसलिए लेखक ने जीवन को एक विशाल साम्राज्य के रूप में भी परिभाषित करने का प्रयास किया। लेखक के द्वारा इस दुनिया को जीवन इसलिए कहा गया कि जहाँ तक नज़र जाती है तहाँ तक सजीव प्राणी घूमते रहते हैं, तहाँ तक मानव अपने आजीविका को ढूंढने के लिए प्रयत्न करते ही रहते हैं। प्रायः हम सभी सदैव जीवन से चिंतित रहते हैं। अतएव इस जीवन को समझने के लिए शिक्षा प्रत्येक मनुष्य में रहना अति आवश्यक है। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। क्यों? हमें बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ भय का वास न हो, नहीं तो व्यक्ति का जीवन कुंठित हो जाता है और उसकी महत्वाकांक्षाएं दब जाती है। ध्यान रखना है। और हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हैं त्यों-त्यों ज़्यादा भयभीत रहते हैं तथा भय के कारण व्यक्तियों की जो उसमें मेधा शक्ति है, जो शरीर के अंदर इंटेलिजेंस है, वह भी दब जाती है। लेखक मेधा शक्ति के बारे में कहते हैं कि मेधा शक्ति को वह शक्ति के रूप में देखा गया है जिसके कारण मनुष्य के जीवन से भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति रहती है और व्यक्ति सही से सोचने का प्रयास करता है ताकि सत्य की वास्तविकता को पहचान सके। अब हम लोग चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। तो आपको ध्यान देना है कि जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म 12 मई 1895 ईस्वी में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 ईस्वी में जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा पाठ की विद्या का नाम क्या है? संभाषण। शिक्षा है क्या? तो संभाषण है। आपको ध्यान रखना है। जय कृष्णमूर्ति जी को दूसरे बुद्ध के रूप में देखा जाता है। अगर बिहार बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा कि दूसरे बुद्ध के रूप में किस लेखक को देखा जाता है, तो आपको ध्यान देना है जय कृष्णमूर्ति को दूसरे बुद्ध के रूप में देखा जाता है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के रचनाकार जय कृष्णमूर्ति जी थे। जय कृष्णमूर्ति जी किशोरावस्था में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े थे और माँ की मृत्यु के समय जय कृष्णमूर्ति की उम्र मात्र 10 वर्ष थी। तो इन्हीं वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम सब आज तक हिंदी के 13 अध्याय को समाप्त कर दिए हैं और हिंदी को जो पदखंड होते हैं उसको समाप्त कर दिए हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर हमारा होगा काव्यखंड, जिसका जो अध्याय का नाम है करबक और जिनके कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, इसके जीवन और सिद्धांत को के बारे में समझेंगे और इस पाठ से संबंधित जितने भी भावार्थ है उसको समझने, जितने भी सारांश है उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। तो समय रहते हुए आप लोग बहुत जल्द ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जो वीडियो है काव्यखंड और जो अध्याय 1 है जिसका नाम है करबक और इनकी जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो जय हिंद, जय भारत।